प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है IQ गुरुकुल कोचिंग सेंटर पे। जहां से हमने पहले वाली क्लास छोड़ी थी, आज वहां से उस दोबारा से उसी समय और उसी टाइम ये ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहले वाली क्लास जो हमने छोड़ी थी वो हमने आपको क्षेत्रफल पर छोड़ी थी। किस पर छोड़ी थी? क्षेत्रफल पर छोड़ी। पहले में जो पहली क्लास पढ़ाई थी उसका 2 मिनट रिवीजन करता हूँ, फिर क्लास को आगे बढ़ा देता हूँ। पहले वाली जो क्लास थी, जो इससे पहली वीडियो थी, उसमें हमने बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सब चीज मैंने आपको बताई थी। क्षेत्रफल क्या होता है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये सब पहले मैंने बताया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो मैंने आपको बता दिया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, उसके बाद मैंने बता दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किस राज्य का है, आप कहोगे राजस्थान का है। दूसरा स्थान किसका है, आप कहोगे कि दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। तीसरा स्थान किसका है, महाराष्ट्र। और चौथे पर आता है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान। फिर मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेश में बताया था पहला स्थान किसका है, दिल्ली का है। तो इसका मतलब यदि आपसे क्वेश्चन और सबसे कम किसका है, आप कहोगे यदि केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो आपका है लक्षद्वीप। यदि आपसे कौन सा पूछे, राज्य में पूछे, तो वो है आपका गोवा। तो दोनों मैंने बता दिए थे। परंतु यदि क्वेश्चन ये बन जाए कि बताओ वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है, तो आप कहोगे जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर जो आपका राज्य है उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यदि इनसे पूछा जाए तो जम्मू का अधिक हो जाएगा और लद्दाख का कम हो जाए। मतलब पहले स्थान पर जम्मू, दूसरे पर लद्दाख, तीसरे पे निकोबार द्वीप समूह। यदि क्वेश्चन बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, वर्तमान में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आप कहोगे लक्षद्वीप। यदि बनता है बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे जम्मू। दूसरा किसका है, आप कहोगे लद्दाख। तीसरा किसका है, आप कहोगे तीसरा है निकोबार द्वीप समूह का। यहां तक की क्लास खत्म हो चुकी और आज आपकी क्लास जो चैप्टर है भारत का वर्गीकरण, जिसे आप कहते हो अक्षांश और देशांतर। किसके आधार पर, आप कहोगे अक्षांश व देशांतर। तो इनके आधार पर क्या है, आप कहोगे वर्गीकरण है। सबसे पहले अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। यदि आप इस चैप्टर को देखोगे तो ये चैप्टर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में दूसरा ही चैप्टर होगा, अक्षांश और देशांतर। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो आपकी पृथ्वी है, इसे आप क्या कहते हो, पृथ्वी की आकृति का ग्लोब है। इस ग्लोब पर जो आपको ये पृथ्वी को बराबर बराबर 2 भागों में बांटेगी। कितने भागों में बांटेगी, 2। अब देख रहे हो कि ये 2 भाग बन जाते हैं कौन से, आप कहोगे इसे कहते हैं उत्तर और इसे कहते हो आप दक्षिण भाग। ठीक, इसे कहते हैं उत्तर, इसे कहते हैं दक्षिण। मतलब कि आपका सीधा क्वेश्चन, सीधी डेफिनेशन निकल के आ रही है कि अक्षांश वह रेखा है, आप क्या पढ़ रहे हो, अक्षांश। मैं डेफिनेशन भी साथ साथ लिखता चलूंगा। ठीक है, पहली परिभाषा बनेगी अक्षांश वह रेखा है, अक्षांश वह रेखा है जो ग्लोब को उत्तर व दक्षिण दिशा में, ठीक है, विभक्त करती है। अब क्या होगी जी, विभक्त कैसे करेगी, देखो ये ऐसे विभक्त कर देगी, ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। फिर ये ऐसे विभक्त करेगी, वो उसका उत्तर हुआ, वो उसका दक्षिण हुआ। तो आप कहोगे विभक्त करती है, वे क्या है, आप कहोगे अक्षांश रेखा है।
विभक्त करती है। तो आप क्या कह दोगे, इसे क्या कह दोगे, तो अक्षांश रेखा कर देंगे। जो ग्लोब को दो भागों में विभक्त कर दे वो क्या है, अक्षांश है। कौन कौन से, उत्तर व दक्षिण दिशा में। दूसरी डेफिनेशन, ये जो रेखा है जो बराबर बराबर दो भागों में विभक्त करेगी, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, कहेंगे तो अक्षांशी, परंतु इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, और इसी को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। यदि डिग्री में पूछा जाएगा तो इसको हम कहेंगे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। यदि नाम पूछा जाएगा तो आप कहोगे इसको नाम है भूमध्य रेखा। क्या भाई, भूमध्य रेखा। इसी रेखा का दूसरा नाम क्या है, आप कहोगे इसी रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। आपको बहुत नाम मिलेंगे, ठीक है, कैसे, विषुवत रेखा मिलेगा, भूमध्य रेखा मिलेगा, इक्वेटर मिलेगा, ये सब आपको आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी मिलेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या, वो पृथ्वी की वह रेखा जो बराबर बराबर, ठीक है, उत्तर और दक्षिण में बांटती है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। किसे कहेंगे, भूमध्य रेखा। तो आप कहोगे भूमध्य रेखा वह रेखा है, वह रेखा है जो ग्लोब को, इसको भाई आप कहोगे ग्लोब, ग्लोब को उत्तर व दक्षिण दिशा में बराबर 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 या दक्षिण दिशा में, ठीक है, बराबर बांटती है। वो क्या आपकी रेखा है। अब दो डेफिनेशन होगी, पहला ये अक्षांश, ये दूसरा भूमध्य रेखा। इसके बाद आप कहोगे इस रेखा को यहां से ऐसे बीचों बीच हमने क्या माना, बिंदु, इसको हम क्या, पॉइंट, और इस पॉइंट से हम जो कोण खींचेंगे, ये वाली जो रेखा खींचते हैं, ये ऐसे मिलते हैं। अब ये जो कोण हुआ तो ये हमने मान लिया कि 23.5 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है, 23.5 डिग्री का कोण है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ये रेखा ऐसे चली जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, आप कहोगे 23.5 डिग्री, कौन सी रेखा, अक्षांशीय रेखा। अभी क्यों बता रहा हूं, आगे इसको जरूरत पड़ेगी। तो 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, कैसे रूप में जा रही, आप कहोगे इसी दिशा में नीचे को जाएंगे ऐसे, तो इसी दिशा में ऐसे उग जाएंगे तो ये क्या होगा भाई, ये भी 23.5 डिग्री। तो इसे हम क्या कह देंगे, आप कहोगे इसी रेखा को हम कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशीय रेखा। और इसे हम क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा। वो उत्तर की तरफ जा रही, ये दक्षिण की तरफ जा रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, 23.5 डिग्री अक्षांशीय रेखा। इसको हम क्या कहेंगे, तो आप कहोगे 23.5 डिग्री उत्तर। समझ में आया, उत्तर और दक्षिण। इसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांश की दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाती है, आप कहोगे दूसरी डेफिनेशन में बन जाएंगे वह रेखा जो उत्तर और दक्षिण में, ठीक है, कोण के रूप में जाती है, कोण के आधार पर जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो आप कहोगे वह रेखा जो उत्तर व दक्षिण दिशा में कोण के रूप में जाती है। किसके रूप में जाती है, आप कहोगे कोण के रूप में खींची जाती है, समझ में, जो कोण के रूप में उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेगी उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ठीक,
अब आपके कि कुल कितनी रेखाएं हैं, कितने अक्षांश हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनना है। ये सब क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरा चैप्टर है, अक्षांश और देशांतर सब बता दूंगा, टेंशन लेनी नहीं है किसी को भी, क्योंकि ये आने वाला आगे चैप्टर है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक, इसके बाद जब हम पृथ्वी को ऐसे बांट देंगे, ये मध्य, तो अब पृथ्वी कितने भागों में बढ़ जाएगी, आप कहोगे पूर्व और पश्चिम। किसमें बढ़ गई, आप क्या होगे, ये दिशा तो क्या आ गई पूर्व में, अरे वो सॉरी पश्चिम में, और ये वाली दिशा कौन सी आ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी पूर्व। तो आप क्या होगे, इसे आप क्या कह दोगे, पश्चिम दिशा, और इसको आप क्या कह दोगे, पूर्व दिशा। तो आप क्या होगे, ग्लोब को जो सीधी रेखाएं, जो ऐसी रेखाएं हैं वे तो हैं देशांतर, और जो ऐसी रेखाएं हैं वे हैं आपकी अक्षांश रेखा। वे रेखाएं आपसे पूछे जाए देशांतर किसे कहते हैं, तो आप क्या होगे जी, इसको रफ करते कर दूं भाई, इसको यदि स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, ठीक। ठीक है, अब देखो देशांतर किसे कहते हैं, देशांतर। पहले तो इसी बात को देखो, देशांतर, देश पहले यहां से समझ लो, देश प्लस अंतर, क्या इसका मतलब, ये जो रेखाएं हैं तो ये कैसी रेखाएं हैं, जो देशों के बीच अंतर स्थापित करती हो, तो उसे क्या हम क्या कहेंगे, देशांतर। और अंतर किसका करेंगे, ये आप क्या होगा, समय का अंतर करती हैं। किसका, आप क्या होगा, समय, या इसी को हम कहते हैं टाइम। तो किसका अंतर करती हैं, समय का अंतर जो आता है वो इन्हीं रेखाओं की वजह से आता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या बनेगी, वे रेखाएं जो एक या एक से अधिक देशों के बीच समय का अंतर स्थापित करती हो, उन्हें ही हम देशांतर कहते हैं। इनके बिगैर समय नहीं निकाला जा सकता। पहली डेफिनेशन क्या बनी, आप कहोगे, पहली परिभाषा बनी, वे रेखाएं जो दो या दो से अधिक देशों के बीच अंतर स्थापित करती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आप कहोगे देशांतर कहेंगे। मैं लिख रहा हूं, जो दो या दो से अधिक देशों के अंतर, देशों के मध्य समय का अंतर है ना। वे रेखाएं जो समय के आधार पर क्या करती हो, अंतर स्थापित करती हो, उन्हें हम देशांतर कहते हैं। जो ग्लोब को पूरब और पश्चिम दिशा में बांटती हो, वे भी क्या हैं, आप कहोगे देशांतर है। वह रेखा जो ग्लोब को पूर्व दिशा व पश्चिम दिशा में बांटती है या विभक्त करती हैं, वह देशांतर है। देशांतर रेखा है। समझ में आया, कैसी रेखा है, देशांतर रेखा है। अब ये क्या है, ये आपकी रेखा है, ये अक्षांश पढ़ा चुका, देशांतर आपको अभी समझा रहा हूं, ठीक है, जो रेखा है। तो अब इनकी आप कहोगे जी इनकी आवश्यकता क्या है, अब इनकी आवश्यकता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं, ठीक।
अब क्या है, अब जो देश हैं वे विकसित देश हुए हैं, उन्होंने जो देशों में क्या हुआ है, अपने आप को क्या कर रहे हैं, वे नए नए तकनीकी के हथियारों का खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं जैसे अमेरिका से खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई रूस से खरीद रहा है, ठीक, कोई फ्रांस से खरीद रहा है, तो इसका मतलब हथियारों को कोई चाइना से खरीद रहा है, ठीक है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी चाइना से खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या, हथियारों का क्या चल रहा है, खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है। तो इसी बीच अब हमें एक टारगेट करना है, युद्ध छिड़ जाता है, मान लो पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाता है और हमें अग्नि 5 चलानी पड़ जाती है, मिसाइल अग्नि 5, अब उसको कैसे घेरे, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी उसको हम तभी घेर सकते हैं उस स्थान की दोनों रेखाओं का ज्ञान हो, अक्षांश और देशांतर। जब हमें उस स्थान की दोनों रेखाओं का ज्ञान होगा तो तभी हम उसको अपने किसी बिंदु पर पहुंचा सकते हैं, अन्यथा वो क्या हो जाएगी, वो अपना टारगेट नहीं चुन पाएगी। मतलब जिसका एक टारगेट नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या करता है, चारों तरफ भटकता रहता है। तो इसीलिए अपना एक टारगेट होना आवश्यक है। तो इसीलिए ये क्या है, आप कहोगे कि ये अक्षांश और देशांतर जो हैं, तो उसका मतलब क्या है, आप कहोगे किसी स्थान का संपूर्ण मतलब सटीक ज्ञान करने के लिए अक्षांश और देशांतर होते हैं। समझ में? अब कहा कि आपने अभी न्यूज चल रही थी कुछ समय पहले, आप भी चल रहा है, आपने पढ़ा होगा कि न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हो कि रूस ने यूक्रेन के, ठीक है, यूक्रेन पे हमला कर दिया, ठीक, उसमें क्या क्या मिसाइल घेर दी, टारगेट बनाया, तो इसका मतलब मिसाइल रूस द्वारा छोड़ी गई यूक्रेन में क्यों जा रही, तो अमेरिका क्यों ना जा रही, कि इसका मतलब उसको टारगेट कहां का दिया जा रहा, अक्षांश ज्ञान। तो आप कहोगे उसको यूक्रेन का ही अक्षांश और देशांतर ज्ञान जिस स्थान पर घेर दिए, उसी पर जिस स्थान पर वे जाती हैं जाएंगी उसी को ही इसमें दर्शाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, किसी स्थान का ज्ञान करने के लिए तो हमें क्या कहते हैं, इनकी आवश्यकता होती है। ठीक जी, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें भारत का अक्षांशीय और देशांतर ज्ञान होना जरूरी है। तो आप कहोगे अब हम भारत के बारे में पढ़ते हैं, इतना हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, तो अक्षांशीय देशांतर भारत के देखो, यदि आप देखो ग्लोब में देखो तो ये दिशा होती है, आपने रीजनिंग पढ़ा होगा, जब इसको दिशा को बांट दोगे इसे कहते हो उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। यदि तुम इसको इधर बांट दोगे इसे क्या कहते हो, दक्षिण पूर्व दिशा। ये कैसी है, आप कहोगे 4 उप दिशाएं होती हैं और 4 दिशा होती हैं, कुल मिलाकर 8 दिशाएं होती हैं, ठीक है, उप को भी जोड़ दे और दिशाओं को भी जोड़ दे, 8 दिशा होती हैं। तो भारत कहाँ है, आप कहोगे भारत इस भाग में है, समझ में? तो किस में है, आप कहोगे भारत की जो स्थिति है वो वर्तमान स्थिति तो उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व में है, ग्लोब के उत्तर पूर्व में है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा, भारत ग्लोब के किस दिशा में है, तो आप कहोगे उत्तर पूर्व दिशा में है। तो मैं आपको दिखाता हूं मानचित्र के माध्यम से, आ जाएगा। ये भारत, ठीक, ये भारत, और ये आपका एक और बना देता हम, छोटा था, मुझे नहीं पता,
देखो चेक करके। अरे ये आपका अरे ये अब देखो कैसे आपसे पूछा जाएगा पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। क्या पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपसे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन तब ये बने, सब बता देंगे, सबको पता है दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो पहला क्वेश्चन आपको बनेगा कि जो भारत का दक्षिणतम मतलब है, अब कोई भी आपको ये देखना कि भारत के दक्षिण दिशा में, ठीक है, वह स्थान कौन सा है जो सबसे नीचे है। सबसे नीचे कौन सा स्थान है, आप कहोगे जी सबसे नीचे है निकोबार द्वीप समूह। समझ में कौन सा स्थान है, आप कहोगे निकोबार द्वीप समूह। और निकोबार द्वीप समूह है और इसका दक्षिणतम बिंदु है कहाँ, आप कहोगे निकोबार में। इसमें भाई आपको क्या होगा, इधर लिख देता हूं निकोबार में, निकोबार द्वीप। और जब ये जुड़ जाएगा अंडमान तो क्या हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें जो बिंदु है इसी को हम क्या कहते हैं, आप कहोगे इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट। पॉइंट कहाँ लगता है, नीचे, ठीक है। पोल क्या होता है, ऊपर। तो आप क्या कहोगे, जब पोल की बात करेगा, ऊपर की बात करेगा, तो हम कहाँ चले जाएंगे, उत्तर में। तो कितने में, आप कहोगे 6.45 मिनट। तो आप क्या होगे 6.45 मिनट दक्षिणतम अक्षांशीय रेखा, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। पहला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, आप कहोगे इंदिरा पॉइंट है। कहां पर है, आप कहोगे निकोबार में। निकोबार में है तो आपका पूरा आंसर होगा निकोबार द्वीप समूह। कितनी डिग्री पर बसा हुआ, आप कहोगे 6.5, जिस पे बसा हुआ है, अक्षांश पर बसा हुआ है। तो यहां तक का पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। हाँ, ये सुनामी में डूब गया था, आधा जल में है इसका भाग और आधा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आप क्या कहोगे, इसका आधा भाग जल में है और आधा दिखाई दे रहा है। तो दूसरा आपका ये बनता है, इसे आप क्या कहते हो, इसी को कहते हो तमिलनाडु। इसका क्या नाम है, आप कहोगे तमिल। और इसी में एक स्थान है ये, ठीक, जिसे आप कहते हो कन्याकुमारी। क्या कहते हो, यहां लिख रहा हूं कन्याकुमारी, ठीक। और ये जो कन्याकुमारी स्थान है, ये भी भारत का दक्षिणतम स्थान है। कितना है, दक्षिण। और इसको जो टच करता है अक्षांश, उसका क्या है, आप कहोगे 8.4। कितना है, 8.4 मिनट अक्षांशीय रेखा। दो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, कौन कौन से, सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी और इंदिरा पॉइंट, ये इतने डिग्री पे, ये इतने डिग्री पे। अब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वो कैसे आएगा, यदि पूछे मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि जब लग जाए सब, तो आपका कन्याकुमारी है। यदि आपका लगे दक्षिणतम, ना मुख्य भूमि कुछ भी पूछा जाए, तो आपका क्या लगेगा, निकोबार द्वीप समूह लगेगा। समझ में, क्वेश्चन को सही तरीके से और अच्छी तरीके से पढ़ें, तब इसका आंसर करें। देख ले पहले मुख्य भूमि है या नहीं है, ठीक। एग्जाम में गलत नहीं करना। तो आप क्या कहोगे कि कन्याकुमारी भी है और आपका ये भी है। मुख्य भूमि वाला कौन सा है, कन्याकुमारी। किस राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। कितने अक्षांश पर बसा हुआ है, 8.4 अक्षांश पर बसा हुआ है। और ये कौन सा है, दक्षिणतम बिल्कुल। तो आप कहोगे निकोबार द्वीप समूह में है, जिसको आप कहते हो इंदिरा पॉइंट, और कितने पे, 6.4 मिनट पर बसा हुआ है। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब एक क्वेश्चन हो, ऊपर को चलते जा रहे हैं।
तो यहां पर जैसे ही जाओगे तो भारत के यहां से एक रेखा होकर गुजरेगी, ये वाली। इसी को कहते हैं भारत विभाजन रेखा। क्या कहते हैं आप? इसी को कहोगे भारत, ऊपर ही लिख दो, भारत विभाजन रेखा। मतलब वह अक्षांश रेखा जो भारत का विभाजन करती हो, तो आप कहोगे वो रेखा है, इसका नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? आप कहोगे कर्क रेखा। समझ में? पहला क्वेश्चन, भारत के मध्य से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? तो आप कहोगे भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक। अब एक चीज और बता दूं, जो सूर्य है तो वो पृथ्वी की जो गति करता है वो 2-3 रेखाओं के घूमता है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपका दूसरी है मकर रेखा। तो आप कहोगे अप्रैल और मई जून में, तो आप क्या कह दोगे? कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, इसीलिए यहां पर गर्मी अधिक होती है। जब सूर्य की किरणें जिस रेखा पर सीधी पड़ेगी वहां पर क्या होगी? गर्मी अधिक होगी और दिन भी बड़ा हो जाएगा। तो आप कहोगे कर्क रेखा। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी रेखा? कर्क रेखा। यदि कर्क ना देगा तो आपको ये दे देगा 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी, ठीक है, अक्षांशीय रेखा। तो उसे का मतलब भी क्या है? कर्क रेखा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो पहला राज्य है इसमें गुजरात। कौन सा है भाई? गुजरात। किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात से होकर। दूसरा राज्य इसका क्या है? आप कहोगे दूसरा राज्य इसका राजस्थान। तीसरा राज्य इसका क्या है? आप कहोगे तीसरा राज्य इसका मध्य प्रदेश। चौथा आप कहोगे चौथा राज्य छत्तीसगढ़। इसके बाद आप कहोगे अगला, नेक्स्ट आप कहोगे झारखंड। ठीक। इसके बाद झारखंड के बाद आप कहोगे पश्चिम बंगाल। ये क्या है? त्रिपुरा। कहां से गुजरती है? त्रिपुरा। उसके बाद आप कहोगे मिजोरम। पूरे हो गए होंगे? तो आप गिन सकते कितने राज्य से होकर गुजरती है? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप कहोगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला क्वेश्चन। ठीक। आपके पूछा जाए कर्क रेखा, कैसे पूछ सकता है? कर्क रेखा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आप कहोगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आपको इन 8 में से क्या 3 नाम दिए जाएंगे और 1 नाम नहीं दिया जाएगा, वही आपका आंसर होगा। या पूछ लेगा किससे गुजरती है, 8 में से 1 नाम दे देगा और आपको क्या कर देगा? आंसर बताना पड़ेगा। एक पेपर हुआ था RPF SI, उसमें एक क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी, ठीक है, कर्क रेखा के समीप है? तो उसमें आंसर था, आप कहोगे झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। कर्क रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक, इसके कर्क रेखा के सबसे ज्यादा नजदीक। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। फिर भी मैं कह रहा हूं कि पढ़ना आपको ही पड़ेगा। इन चीजों को सबको ध्यान में रखें। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, दक्षिणतम बिंदु।
दूसरा आपका आ गया मुख्य भूमि वाला, ठीक है, कर्क रेखा वाला कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, जिसने यदि पहली 3 वीडियो देख चुके हैं तो वे भाई मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, किसी का क्षेत्रफल से कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट में भी लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका हल बता दूंगा या आपको बता दूंगा कि ये मैंने क्वेश्चन कहाँ पढ़ाया है। ओके मेरे भाई, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।